सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री बुक के सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन की ये तीसरी क्लास है। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है द रशियन रिवॉल्यूशन। इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक करें, पीछे की एक पैराग्राफ को आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म को। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक बार फिर सुनो क्योंकि आगे उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो by the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. तो 1870s के आते आते समाजवादी विचारधारा ने पूरे यूरोप में पैर पसार ली। पूरे यूरोप में समाजवादी विचारधारा फैल गई। मिलजुल कर काम करने को, अपने प्रयासों में तालमेल बिठाने को सोशलिस्ट लोगों ने इंटरनेशनल बॉडी नामक संस्था को स्थापना करी और नाम दिया द सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, ये ध्यान से समझना क्योंकि आगे का जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक का जो पहला लाइन है वो इसी से जुड़ा हुआ है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. इंग्लैंड में और जर्मनी के वर्कर्स ने एसोसिएशन बनाया ताकि वो बेहतर ज़िंदगी और कार्य स्थिति में सुधार के लिए क्या कर सकें, आवाज़ बुलंद कर सकें। उन्होंने कोष इकट्ठा किया ताकि संकट के समय संगठन के लोगों को पैसों से क्या किया जा सके, मदद किया जा सके। और संगठन बनाकर इन्होंने क्या किया, वर्किंग आवर्स में कमी आए, सबको वोट देने का अधिकार हो, इस चीज़ का डिमांड किया। इन जर्मनी these association worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. जर्मनी की बात करें तो इन एसोसिएशंस ने, सोशलिस्ट लोगों की एसोसिएशंस ने, रशिया की बात नहीं हो रही है जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इन एसोसिएशंस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत करीब रहकर काम किया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को इन्होंने पार्लियामेंट में सीट जिताने का भी काम किया। 1905 By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. 1905 तक आते आते सोशलिस्ट लोगों ने और ट्रेड यूनियनिस्ट ने, ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारियों ने मिलकर लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। ठीक है, किन लोगों ने बनाई? सोशलिस्ट लोगों ने और ट्रेड यूनियन के लोगों ने। इन लोगों ने मिलकर क्या बनाई? लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और सोशल पार्टी बनाई फ्रांस में। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. However, फिर भी 1914 तक जो है ये सोशलिस्ट लोग जो हैं वो गवर्नमेंट बनाने में सफल नहीं रहे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आधी से ज़्यादा सीट होना चाहिए। तो सीट तो इन्होंने जीता, पार्टी बनाया, सीट जीता, जर्मनी में जीता, ब्रिटेन में जीता, फ्रांस में जीता, अलग अलग पार्टी के नाम से जो है वो सीट जीता, लेकिन सरकार बनाने में कभी सफल नहीं रहे। लेकिन जब आप सरकार में होते हो तो सरकार में बन रही हर नियमों को क्या करते हो, आप प्रभावित करते हो। तो सरकार भले ही रूढ़िवादी लिबरल्स और रेडिकल्स ही चला रहे थे, लेकिन सरकार को प्रभावित करने का काम ये सोशलिस्ट लोग कर रहे थे। ठीक है, तो सरकार नहीं बना पाएंगे लोग। The Russian Revolution. In one of least industrialized of European states, this situation was reversed. अब रसिया की बात हो रही है, लेकिन यूरोप के सबसे पिछड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में एक देश ऐसा था जहां पर स्थिति विपरीत थी और देश में सरकार नहीं बन पाई थी। यहाँ सरकार बनती है, सोशलिस्ट लोगों की सरकार बनती है। बात समझ में आया? Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1917, and events of October are normally called the Russian Revolution. सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट, रसिया में गवर्नमेंट पर कब्जा कर लिया अक्टूबर रिवॉल्यूशन के जरिए। अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 के जरिए जो है सोशलिस्ट लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट पर कब्जा कर लिया और राजतंत्र का जो पतन है, राजा का जो शासन का जो उखाड़ फेंकने की बात है,
तो फरवरी 1917 में राजा के शासन को उखाड़ फेंकना, राजा के शासन का पतन, और अक्टूबर के इवेंट्स इन दोनों को हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अंडरलाइन कर लो, ठीक है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, आखिर ये घटना घटी कैसे? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड, तो जब ये क्रांति घटित हुई तो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां क्या थी? टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब के लिए लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो हम लोग रशिया के इतिहास पर कुछ साल पीछे चलते हैं, 1970 से पीछे चलते हैं। बात समझ में आया कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या है? तो अक्टूबर की क्रांति और राजा को उखाड़ फेंकने का काम जो फरवरी 1917 में हुआ था, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो द रशियन एम्पायर इन 1914, तो सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो टॉपिक अध्ययन करेंगे हम लोग वो है द रशियन एम्पायर इन 1914। इन 1914 Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, and Belarus. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslim and Buddhists. तो 1914 में जार निकोलस सेकेंड जो है वो रसिया और इसके साम्राज्यों में राज्य करते थे। रसिया तो देश हो ही गया, और एम्पायर का मतलब हो गया इससे सटा देश, जो उस देश के अधीन हो। बात समझ में आ रहा है? ये लाइन आप ध्यान में रखना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जब आपको ये चर्चा किया जाता है कि रसिया के साथ और भी देश कूद पड़े, तब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई दूसरा देश क्यों कूदा? तो दरअसल दूसरा देश भी तो इसी राजा के शासन में चल रहा था, इसलिए दूसरे देश में क्या हो गया, दूसरे देश के लोग भी युद्ध में कूद पड़े। तो 1914 में जार निकोलस सेकेंड जो है वो रसिया और इसके एम्पायर्स में, इसके साम्राज्यों में राज करते थे। मॉस्को के आसपास के टेरिटरी के अलावे रशियन एम्पायर जो है उसमें आज के दिन की, मतलब आज जहाँ पर ये देशे हैं फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस है। तो जिस जगह पे आज ये देश हैं, इन देशों पर भी, इन जगहों पर भी रशियन एम्पायर का क्या था? शासन था। इसका जो फैलाव है, इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो ये पैसिफिक तक फैली हुई थी, और आज के सेंट्रल एशियन स्टेट्स जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ये समझ रहे हो ना रशियन एम्पायर कितना दूर में फैला हुआ था, ये बताने का काम किया गया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं रशिया के, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, धर्म के लोग। और उस समय जो है ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ये उत्पन्न हुआ ये क्या था? धर्म था। तो जो रशियन लोग जो है, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को जो जिस धर्म को फॉलो करते थे, ये कहाँ से निकला था? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकला था। इसके अलावा एम्पायर में कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी शामिल थे। अब है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russian people were agriculturists. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. The proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40 to 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs. Russia was a major exporter of grains. तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में रशियन जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती का काम करता था, एग्रीकल्चरिस्ट था, खेती का काम करता था। करीब 85% लोग
रशियन जनसंख्या का 85% लोग क्या करते थे, अपनी जीविका जो है वो कृषि से ही चलाते थे। और ये जो 85% का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो यूरोपियन कंट्रीज के किसी भी देश से कहीं ज़्यादा है। फ्रांस में, जर्मनी में ये प्रोपोर्शन मात्र 40 से 50% था, लेकिन यहाँ कितना है, 85%। क्योंकि रशियन एम्पायर के जो कल्टिवेटर्स थे वो अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से भी क्या करते थे, प्रोड्यूस करने का काम किया करते थे। और अपने समय में रसिया जो है वो एक एक्सपोर्टर था, मुख्य एक्सपोर्टर था ग्रेन का, मेजर एक्सपोर्टर, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था अनाज का। बात समझ में आया? आगे देखो। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सिट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed along craft workshops. Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो थी, उद्योग धंधे वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये बहुत कम थी, बहुत कम कम जगहों पर कहीं कहीं नज़र आ जाती थी। जो ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट था, एरियाज थी, जो प्रोमिनेंट मतलब विख्यात इंडस्ट्रियल एस्टेट था, वो कहाँ था, सेंट पीटर्सबर्ग था। सिट पीटर्सबर्ग लिखा है, पता नहीं आप लोगों में क्या लिख रखा है। सिट पीटर्सबर्ग था और मॉस्को था। क्राफ्टमैन जो है, क्राफ्टमैन कहते हैं हाथ से बनाने वाले कारीगर को, क्या लिख रखा है पीटर्सबर्ग के आगे, पीटर्सबर्ग के आगे सेंट पीटर्स, एस टी, सेंट ही लिखा होगा, उसमें एस आई टी लिखा हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को था, ठीक है। तो इंडिया जो, सॉरी, इंडस्ट्री जो है वो बहुत कम कम जगहों पर होती थी। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज था वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को था, मतलब इस जगहों पर इंडस्ट्रीज वगैरह थी। क्राफ्टमैन जो है, जो हाथ से काम करने वाले जो कारीगर होते थे, वो ज़्यादातर काम वही कर दिया करते थे, ज़्यादातर उत्पादन करने का काम वही कर दिया करते थे। लेकिन लार्ज फैक्ट्रियाँ भी होती थी, इन वर्कशॉप्स के बगल में लार्ज फैक्ट्रियाँ भी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हुआ करती थी। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है यहाँ पर जो स्थापित की गई वो 1890s के दशक में स्थापित हुई। और ये क्यों स्थापित हुई, क्योंकि रशियन रेलवे जो है वो बढ़ा था, रशियन रेलवे का फैलाव हुआ था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि दूसरे देश के लोग आपके देश में आकर पैसा लगा रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। कोल प्रोडक्शन जो है, अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री में बढ़ गई और रेलवे का विस्तार हो गया, तो कोल प्रोडक्शन जो है वो दोगुनी हो गई और आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो है वो चारगुनी हो गई। बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। और 1900 तक आते आते 1819 तक बहुत कम था इंडस्ट्री, क्राफ्टमैन ज़्यादा थे। और 1900 तक आते आते लगभग लगभग फैक्ट्रीज की संख्या, फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या और क्राफ्टमैन की संख्या लगभग लगभग बराबर हो गई थी। Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspectors could not prevent rules being broken. In crafts unit, small workshops, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 or 12 hours in factories. तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी, मोस्ट इंडस्ट्री जो है वो निजी संपत्ति होती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या होती थी, निजी संपत्ति होती थी। गवर्नमेंट के स्टाफ्स वगैरह जो है, गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर वगैरह जो हैं, वो फैक्ट्री में चेक करने, सुपरविजन करने, निरीक्षण करने आया करते कि भाई काम सही हो रहा है कि नहीं, मजदूरों को कम मतलब जो जितना कम से कम मजदूरी जो डिसाइड किया गया है वो मिल रहा है कि नहीं, वर्किंग आवर उनका बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इन सब के लिए क्या होता था, गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पेक्शन होता था। लेकिन फैक्ट्री में जो रूल्स तोड़ा जाता था, फैक्ट्री के मालिक या फैक्ट्री में जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं उनके द्वारा जो रूल्स तोड़ा जाता था, इस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। अंदर में क्या हो रहा है कौन किसको पता। मान लो मजदूर है, वो कह रहा है ठीक है हम ज़्यादा देर काम करेंगे, ज़्यादा पैसा दीजिए, तो दोनों सहमत है। क्राफ्ट यूनिट्स में, क्राफ्टमैन वाले यूनिट में, वर्कशॉप में जो है वो काम 15 घंटे तक चल जाता था। फैक्ट्रीज में काम जो है वो 10 से 12 घंटे चलने लगता था, मिनिमम आवर से कहीं ज़्यादा। एकोमोडेशन जो है, ठहरने की व्यवस्था फैक्ट्रीज में अलग अलग थी। कहीं कहीं पे जो है रूम्स होता था, तो कहीं कहीं पे डॉर्मेट्रीज होती थी। डॉर्मेट्रीज का पिक्चर दे रखा है, एक बड़ा सा हॉल में जब बेड लगा देते हैं ना लोग,
और उसमें सोने की व्यवस्था होती है, उसको डॉर्मेट्रीज कहते हैं। Workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by a skill. A metal worker of St. Petersburg, यहाँ ठीक लिखा है, ST लिखा है. A metal work of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and three quarters of a men's wages. तो वर्कर्स जो होते थे वो सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। वर्कर्स जो है वो सामाजिक, वर्कर्स में किस आधार पर अंतर था वो देखो। कुछ लोगों का गांव से लिंक था, कुछ लोग का गांव से लिंक था, जिस गांव से वो लोग आते हैं, तो और कुछ लोग जो है वो परमानेंटली शहर में सेटल हो गए। तो शहरी और ग्रामीण लेबर बोल के क्या था, अंतर था एक। दूसरा जो अंतर था कि कला के आधार पर कुछ लोग मेटल वर्कर्स होते थे, कुछ लोग साधारण लेबर होते थे। तो मेटल वर्कर्स जो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे, क्योंकि इनके काम को करने के लिए जो है वो ज़्यादा कला की ज़रूरत होती थी। वुमेन जो है वो मजदूर लोगों के 31% हिस्सेदारी होती थी। मतलब अगर 100 मजदूर हैं तो 100 में 31 की कौन है, औरतें हैं, और मर्द की संख्या जो है वो आपको हो गई करीब 69। ठीक है, तो 31% जो है वो फैक्ट्री लेबर फोर्स का 1914 में कि कौन थी, औरतें थी। लेकिन इनको बहुत कम पैसा दिया जाता था, या तो आदमी मर्द के आधे दिया जाता था, या फिर 3/4, यानी कि 100 में अगर 100 रुपया अगर उसको मिल रहा है, मर्द को मिल रहा है, मर्द मजदूर को मिल रहा है, तो औरतों को या तो 50 मिलेगा या तो 75 मिलेगा, 75 मिलेगा। डिविजन एमंग वर्कर्स सोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। और ये जो भेदभाव था, ये जो बंटवारा था मजदूरों का, कला और साधारण मजदूर के आधार पे, ग्रामीण और शहर के आधार पे, ये डिफरेंस जो है वो उनके पोशाक में दिखता था, मैनर्स में दिखता था, आचरण में भी दिखता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। कुछ लोगों ने, कुछ मजदूरों ने क्या किया, संघ बनाया, ताकि संघ के लोगों की मदद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के समय और आर्थिक संकट के समय उनकी मदद की जा सके। लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। Despite divisions, workers did unite to strike work when they disagreed with employers about dismissals or work conditions. इन विभेदों के बावजूद भी शहरी, ग्रामीण और कला और साधारण मजदूर के ड्रेस के आधार पे या जो भी आधार पे जो डिफरेंसेस था, इन सब के अलावा भी ये लोग एक साथ थे। जब कभी भी वो लोग शिकायत होती थी मालिक से इनको शिकायत होती थी, या फिर कार्य की स्थिति से शिकायत होती थी, से ज़्यादा काम दिया जाता था, पैसे कम दिए जाते थे, ये सब, तो ये लोग एक साथ स्ट्राइक करने के लिए सब एक साथ हो जाते थे। ये एक खास बात थी। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industries during 1902. इस तरह के स्ट्राइक्स जो हैं वो टेक्सटाइल कपड़े वाला, ठीक है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में 1896 1897 में खूब हुआ, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में हुआ। In the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties. Countryside में, देहात की बात करें तो ज़्यादातर किसान जो है वो खेती करते थे, लेकिन ज़मीन जो होती थी वो नॉबिलिटी की, क्राउन मतलब राजशाही, राजा लोगों का, और ऑर्थोडॉक्स चर्च की हुआ करती थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, ये लोग जो है वो क्या थे, धार्मिक स्वभाव के लोग हुआ करते थे, गहरी धार्मिक स्वभाव के लोग हुआ करते थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन कुछ केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो नोबिलिटी को लेकर इनके दिल में कोई श्रद्धा भाव, इज्जत नहीं था। नोबल्स गॉट देयर पावर्स एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, where during the French Revolution in Brittany peasants respected nobles and fought for them. तो किसान लोग भी बटे हुए थे, किसान लोग गहरी धार्मिक स्वभाव के थे। कुछ अपवादों को छोड़कर इनके नोबेलिटी को लेकर इनके दिल में कोई इज्जत नहीं थी।
नोबिलिटी को जो ताकत मिली थी, सत्ता मिली थी, वो राजा के तलवे चाट कर मिले थे। राजा की खुशामद करके इनको नोबिलिटी को क्या मिला था, वो शासन, सत्ता, ताकत मिली थी, लोकल पॉपुलैरिटी से नहीं मिली थी। लोग जो थोड़ा बहुत इज्जत करते थे तो वो लोकल पॉपुलैरिटी नहीं थी, वो ताकत थी, सत्ता थी, जिसकी वजह से लोग थोड़ी बहुत इज्जत कर दिया करते थे। और ये ताकत, सत्ता जार निकोलस सेकंड की तलवे चाट कर इनको मिला था। यहाँ की स्थिति जो है वो फ्रांस जैसी नहीं थी। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो पीजेंट्स जो है वो नॉबल्स की इज्जत की उन्होंने और उनके लिए लड़ाई लड़ी। इन रशिया, पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नॉवल्स टू बी गिवन टू देम। रशिया में पीजेंट्स चाहते थे, रशिया के किसान चाहते थे कि नॉवल लोगों के पास जो ज़मीन है, नॉवल्स के पास जो ज़मीन है, वो उनको दे दिया जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। वो चाहते थे कि नॉबिलिटी की ज़मीन जो है वो इनको मिल जाए, और इस वजह से जो है वो अक्सरा उनमें आपसी मतभेद होता था, और कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो लैंडलॉर्ड की हत्या भी कर देते थे। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। साउथ रशिया में ये बड़े पैमाने पर हुआ, किसानों द्वारा जो है नॉबिलिटी की हत्या बड़े पैमाने पर हुई। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और 1905 आते आते 1905 में ये पूरे रशिया में फैल गया। आई बात समझ में? रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रशियन पीजेंट्स जो थे वो यूरोप के दूसरे सारे पीजेंट्स से अलग थे एक और तरीके से। क्या अलग थे, क्या खासियत थी इनके अलग होने की? दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। यहाँ के जो किसान जो थे वो समय समय पर क्या करते थे, अपनी सारी जमीन, मीर उनका एक समुदाय था, कम्युनिटी थी, मीर को दे देते थे। ठीक है, अपनी सारी ज़मीन मीर को दे देते थे, और मीर जो है वो इंडिविजुअल फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से जो है वो क्या करता, सबको ज़मीन बांटने का काम करता। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या थे, यहाँ के जो किसान थे वो एक दूसरे से क्या थे, अलग थी, बाकी यूरोपियन पीजेंट से क्या थे, अलग थे। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगले दिन जो है वो हम लोग सोशलिज्म इन रशिया पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।